इंस्टाग्राम से पैसा कैसे बनता है? इतने सारे अकाउंट्स सिंगल हैंडेडली करना कितना मुश्किल होता है और आप एक कैसे कर पाते हैं? क्या होनी चाहिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, क्या होनी चाहिए एक न्यू कंटेंट क्रिएट, शॉर्ट्स या लॉन्ग फॉर्म? तो जब आपके पास ब्रांडिंग्स आती है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक वीडियो को 1 हफ्ते से ज़्यादा पूरे स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट अपलोड होने तक। आज के टाइम पे अगर मेरे को कोई वीडियो बनानी है, स्क्रिप्ट से लेके अपलोडिंग तक 2 घंटे के अंदर कर सकता हूँ। तो सबसे ज्यादा मिथ सोसाइटी में क्या लगता है पेरेंटिंग को लेकर? ऐसे कंटेंट क्रिएटर सोच बदल जाती है फैमिली बढ़ने के बाद? एक बहुत ही बड़ा मिथ मैं आपको बताता हूँ, नॉर्थन इंडिया में ये है कि अगर बच्चा हो गया है तो उसको फादर दे ही नहीं सकता, उसको 20 दिन तक दे नहीं सकता। तो बेटी आने के बाद लाइफ कैसे बदल गई? आज का ये एपिसोड बहुत ही खास हुआ है। आज हमने बात की है विक्रम सिंह जी से, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है, सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर आई वुड से, एक पेरेंट है, एक हस्बैंड। आज के इस एपिसोड में हमने बात की है कि किस तरह से नए कंटेंट क्रिएटर अपने कंटेंट की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंटेंट को किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने बात की है पेरेंटिंग के बारे में कि न्यू पेरेंट्स को क्या चीज़ें समझनी है, पेरेंटिंग्स के क्या मिथ्स हैं, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक नए पेरेंट्स को बच्चा होने के बाद, और क्या चीज़ें घर में होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग हमने बातें की है और उनको हमने सुना है। तो आप भी सुनिए एंड एंजॉय द शो। हेलो विक्रम, पॉडकास्ट विद गौरव में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। एकदम बढ़िया। कैसी है लाइफ? आप बताइए आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया। मेरी लाइफ तो अभी थोड़ा रोलर कोस्टर टाइप चल रही है, ऊपर नीचे। बट हाँ, कह सकते हैं कि एक स्पीड पे चल रही है और मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो विक्रम, मैंने अभी रिसेंटली जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, सो मैं ऐसा चाहता था कि किसी ऐसे बंदे से बात करूं कि जिसने जीरो से स्टार्ट किया और आज वो एक कंसिस्टेंटली काम करते हुए आज एक मुकाम तक पहुंच चुका है। तो जब मैं ऐसे सोच रहा था तो मुझे जस्ट याद आया हमारा हॉस्टल वाले दिन। तो शायद हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा, कोविड के पहले 2019 की बात है जब हम लोग बैचलर्स थे, दोनों भी, और हम एक हॉस्टल में रहा करते थे, डॉर्मेटरी में टू बी ऑनेस्ट। और तब विक्रम जो है, इन्होंने इन्होंने जस्ट चैनल स्टार्ट किया था और इनके तब तकरीबन 500-600 सब्सक्राइबर्स थे सिर्फ। और तब एक काम किया करते थे, हर दिन शाम को ऑफिस के आने के बाद रात भर लगे रहते थे, रात को 12-1 बजे तक अपना एडिटिंग करते हुए। तब मैं इनको देखा करता था। और फिर नाउ कट टू 2000, यू कैन से 24, उन्होंने अपने चैनल को, ही इज नाउ होल्डिंग अ सिल्वर बटन, जिनके पास सिल्वर बटन है यूट्यूब पे, 3 इंस्टाग्राम के हैंडल्स वो हैंडल करते सक्सेसफुली, जहाँ पे मोर देन 26,000 फॉलोअर्स उनके हैं। तो मैं चाहता था कि आपसे मैं बात करूं और आपसे एक कंटेंट क्रिएटर की जर्नी के बारे में जानूं, उसके स्ट्रगल के बारे में जानूं, और किस तरह से कोई भी बंदा स्क्रैच से स्टार्ट करते हुए एक मुकाम तक पहुंच सकता है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। तो इसलिए हमने आपको आमंत्रित किया है आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। और मैं कोशिश करूँगा जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, वो सब मैं इस पॉडकास्ट में दे पाऊँ ताकि जो बडिंग क्रिएटर्स हैं, वो भी आगे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। यस। सो सबसे पहला सवाल यही है कि आपने ये क्यों चुना? देखो, जब यूट्यूब फ़ेमस था भी नहीं ना, मतलब इंडिया में नया-नया आया था, ये बात है 2009 की। मैं स्कूल से पास आउट हो गया, कॉलेज में आया, तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स नहीं थे हमारे पास, और जिनके पास कंप्यूटर्स थे, उनके पास इंटरनेट नहीं था। तो कॉलेज में मुझे नया-नया इंटरनेट का एक्सेस मिला, तो किसी ने बताया मुझे कि यूट्यूब और गूगल में आप कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो। तो गूगल में मैंने सर्च करना सीख लिया कि कैसे करते हैं। उससे पहले मुझे कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं आता था, आप समझ लो। 12th से पहले मुझे कोई ज़्यादा कोई आता नहीं था। बस ऑन कर सकते थे, पेन ड्राइव को इजेक्ट कर सकते थे, गाने सुन लो बस। उससे ज़्यादा कुछ आता नहीं था, ना इंटरनेट को एक्सेस करना आता था, ना कोई मतलब मूवी को कन्वर्ट करे, कुछ भी नहीं आता था। तो कॉलेज में जाने के बाद एक लैब थी, कंप्यूटर लैब, वहाँ से मैंने सीखा कि कंप्यूटर को यूज़ कैसे करते हैं, और मेनली गूगल को यूज़ करना सीखा कि कुछ भी आपको सर्च करना है, ऐसे आप टाइप करो, इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स आएँगी, वो ढूँढो। तो मुझे कुछ चीज़ ढूँढनी थी, मुझे एक्ज़ैक्टली याद नहीं क्या ढूँढना था, बट ये इवेंट मेरे को याद है कि मुझे कोई चीज़ ढूँढनी थी, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, उसमें वीडियो का ऑप्शन आ गया। वीडियो? तो मैंने वीडियो खोल के देखा। हाँ,
वो गया यूट्यूब के ऊपर। तो यूट्यूब मेरे लिए नया था, ये क्या चीज़ है? इस वेबसाइट पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अलग-अलग चीज़ों की वीडियो हैं और एक ही टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोज़ रहते हैं। तो मतलब कुछ टाइम तक मैं 6-7 महीने तक उसको यूज़ किया। तब सडनली मेरे दिमाग में एक बात स्ट्राइक की कि इतने सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, बट क्यों बना रहे हैं? कोई भी इंसान कोई काम करता है, उससे एट द एंड ऑफ द डे वो चाहता है कि उससे पैसे मिले या फिर उससे उसका जॉब चले। अगर हॉबी की तरह करना चाहेगा वो, तो वो एक नॉर्मल कैमरे पे से पकड़ के नॉर्मल शूट कर ही कर सकता है। लेकिन अगर उस टाइम में मैं वीडियो देख रहा था, वो फुल्ली प्रोफेशनल वीडियोज़ थी, उनको बनाया जा रहा था। तब मैंने बहुत लोगों से पूछा कि ये क्यों बना रहे हैं? इससे फ़ायदा क्या है? तब कई लोग बता ही नहीं पाए मुझे कि भई इससे फ़ायदा क्या है? तो मैंने यूट्यूब से खुद ही पूछ लिया सर्च करके कि यूट्यूब पे वीडियो क्यों बनाते हैं लोग? इससे फ़ायदा क्या है? तब यूट्यूब ने बताया कि एडवर्टाइज़मेंट का प्रोग्राम हमारा पार्टनर प्रोग्राम कहते हैं उसको। उसके थ्रू अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं और उसमें सबमिट करते हैं तो उसके ऊपर एड्स चलाई जाएँगी और उस एड्स के रेवेन्यू के थ्रू हमको पे आउट मिलेगा। तब उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया मैंने यूट्यूब के ऊपर ही रिसर्च रिसर्च किया। तब जाके मुझे मालूम चला कि ये कि बेटर अल्टरनेटिव है, नॉर्मल जो हमारा करियर होता है उससे। मेरी जो ग्रेजुएशन हुई थी वो फ़िल्म टेक्नोलॉजी और विजुअल इफेक्ट्स में हुई थी। 3 साल की ग्रेजुएशन थी। तो अगर आप इंडस्ट्री में भी देखेंगे तो किसी न किसी के साथ आपको एसोसिएट होके, किसी के साथ जॉब करके ही आप अर्निंग कर सकते थे। तब मुझे लगा कि यूट्यूब के ऊपर अगर आप करियर स्टार्ट करते हैं, तो एक बेटर अल्टरनेटिव है। इसमें ना आपको टाइम की बाउंडेशन है, आपको कितने बजे जाना है काम पे, कितने बजे आना है, ये खुद मेरे ऊपर डिपेंड करता। किस टाइप का कंटेंट बनाना है, वो भी मेरे ऊपर डिपेंड करता। तो ऐसे कर के सोच-सोच के और मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं फ़िल्म टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा था। तो उस टाइम पे कॉलेजेस में हमारे पास हैंडीकैम जो होते थे, फ्लिप कॉलेज जो सोनी के आते थे, हाँ, वो फ्लिप वाले, तो वो हमें में एक्सेस था। तो उसको यूज़ कर के मैंने थोड़ा बहुत कैमरा सीखा और फिर उस टाइम पे जब कॉलेज से बाहर निकल गया, तब कैमरे का एक्सेस खत्म हो गया, इंटरनेट का एक्सेस खत्म हो गया, जियो उस टाइम पे था नहीं, तो अब क्या करें? तो उस नॉलेज को मैंने साइड में रखा और एक रेगुलर जॉब पे चला गया। उसके बाद आई थिंक जब मैं मुंबई आया था, जब आपके साथ रहे थे हम लोग, उस टाइम के आस-पास की बात है, तब मैंने गोप्रो परचेज़ किया था और उस टाइम के आस-पास ही मैंने सोनी का डीएसएलआर भी परचेज़ किया था। तब मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की स्लोली। मुझे याद है। बट उसमें एक दिक्कत थी कि क्या बनाया जाए? अब मुझे ये समझ में आ गया बनाना है, बट क्या बनाया जाए अभी तक ध्यान में नहीं था। अब बताओ? मुझे याद है, हम लोग थार की वीडियोज़ बनाते थे और हमें एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैं कैमरा पर्सन मैं था। हाँ, हुँ। सही कहा आपने। सो फिर आपको तो पता नहीं था क्या बनाना है। फिर आपने वो डिसाइड कैसे किया कि किस पे वीडियो बनाए? देखो ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और मैं समझ सकता हूँ कि आज के टाइम पे अगर आपकी कोई वीडियो देख भी रहा है ना, वो भी यही सोच रहा होगा मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं कैसे बनाऊँ मुझे खुद ही नहीं पता और क्या बनाऊँ सबसे बड़ा सवाल ये है। तो उनकी थोड़ी-सी हेल्प मैं करके बताता हूँ आपको कि आप क्या बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं हुँ, और ये आपको मतलब कैसे मालूम चलेगा ये बता देता हूँ आपको मैं कि जिस काम को करने में आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगता। जैसे कई लोग होते हैं, मैं नॉर्मल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कई लोग ऐसे बात करते-करते कोई एक सिंपल टॉपिक छिड़ता है, उस पे कंटीन्यूअसली बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। करेक्ट। उनको पता भी नहीं होता कि हम ऐसे कंटीन्यूअस में क्यों बात कर रहे हैं, बस अच्छा लगता है और बात कर सकते हैं। तो वो जो टॉपिक है, उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। वो आपका मेन टॉपिक रहेगा जिसके अराउंड आप कंटेंट बनाएँगे। अब ऐसी बात होती है कि आपने एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई, अब उसको कंटिन्यूअसली वीडियो बनाते रहोगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, तब आप स्ट्रक कर जाओगे, कि अब मैं क्या करूँ? तब आपको अपने जो डायमेंशंस अब फैलाने पड़ेंगे, इसके अराउंड आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो ये है बहुत बड़ा टॉपिक, इसके अराउंड मैं वीडियो बनाऊँगा। जैसे हम थार के ऊपर वीडियो बना रहे थे, उससे पहले मेरे चैनल का नाम था विक्रम सिंह ब्लॉग्स। हाँ, उससे पहले हम क्या करते थे कि जहाँ भी मैं ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ की वीडियो बना रहा था। तब मुझे भी लग रहा था ठीक है, घूम रहा हूँ तो बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन जब घूम नहीं रहा तो क्या बना रहा हूँ मैं? फिर मेरे पास गाड़ी आई थार, तो थार की वो वीडियो बनाया, तो मेरे को अच्छा भी लगा, बनाने में मज़ा भी आया, एडिटिंग करने में मज़ा आया और चल भी पड़ी वीडियो। तब मुझे लगा हाँ ठीक है, इसके ऊपर बात भी कर सकता हूँ, इसको वीडियो बना सकता हूँ, ये चल भी रही है। तो इसके ऊपर कंटेंट बनाना स्टार्ट किया और तब हमारे चैनल का नाम चेंज होके हो गया माई मोर। इससे पहले था विक्रम सिंह ब्लॉग्स। हाँ। तो और करंटली अभी वो चैनल
सिल्वर बटन भी आ चुका है, करेक्ट? हाँ, सिल्वर बटन है और 1,38,000 सब्सक्राइबर उस पे ग्रेट, ग्रेट, और 1,36,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। ग्रेट। उसका लोगो बड़ा मुझे पसंद आया था, जो आपने कार्टून शेप में उसका बनाया था, माय मोटर गाड़ी। वो एक्चुअली में मेरी गाड़ी की चेन है। कीचेन है, ओके, बहुत ही प्यारा है वो। हाँ, मुंबई में आपने देखा होगा जो ताज होटल है, उसके आस-पास वो कीचड़ बनाते रहते हैं, काट-काट के तो मैंने उसको डिज़ाइन दिया था कि तू ऐसा बना। गाड़ी का डिज़ाइन थार का कट करके दिया था, तो उसने बनाया था। तो उसको मैंने टेबल के ऊपर रखा, उसके फ़ोटो खींचा और सिंस 2020 मैंने लिख के नहीं, बहुत ही प्यारा है। सो मेरा एक अगला सवाल ये है कि बिकॉज़ आपके 2 यूट्यूब चैनल है, देन 3 इंस्टाग्राम पेजेज़ भी है और तीनों सक्सेसफुल है। 3 यूट्यूब हाँ, सॉरी, 3 यूट्यूब चैनल, 3 यूट्यूब चैनल, 3 इंस्टाग्राम पेजेज़। 3 यूट्यूब चैनल, हाँ, 3 इंस्टाग्राम जो पेजेज़। जो इंस्टाग्राम पे है जो इंस्टाग्राम पे है, वो ही सेम चैनल हमारे यूट्यूब के ऊपर ओके। सो सिंगल आई थिंक आप सिंगल हैंडेडली ये सब हैंडल करते हो, तो इतने सारे अकाउंट्स सिंगल हैंडेडली करना कितना मुश्किल होता है और आप ये कैसे कर पाते हैं? जब वो मैंने स्टार्ट किया था ना, तो एक वीडियो को एडिट करने में मेरे को 1 हफ्ता लगता था। हाँ, बिकॉज़ ये मैं भी जानता हूँ कि हम जब वीडियो शूट करते हैं, उसको पूरा स्क्रिप्टिंग करके देन शूट करके उसको एडिट करते हैं, तो क्या होता है कि बाय द टाइम उसका एडिट खत्म होने आएगा, नेक्स्ट शेड्यूल आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होती है पूरी प्रोसेस। सो वही आप थोड़ा समझाइए कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं चीज़ें? और मैं डिफरेंस आपको पहले बताता हूँ कितना डिफरेंस है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक वीडियो को 1 हफ्ते से ज़्यादा, कई बार महीना भी लग जाता था एक पूरे स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट अपलोड होने तक। आज के टाइम पे अगर मेरे को कोई वीडियो बनानी है, तो मैं एक इंस्टाग्राम शॉर्ट 2 घंटे के अंदर शूट करके स्क्रिप्ट से लेके अपलोडिंग तक 2 घंटे के अंदर कर सकता हूँ। और यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो जो है, वो मैं स्टार्ट से लेके एंड तक 1 दिन में कर सकता हूँ। ओह! जो मेरा अभी करंट फॉर्मेट है। तो ये डिफरेंस क्यों आया? देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारे दिमाग में एक बैरियर होता है कि अगर मैं ये करूँगा तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, हाँ, ठीक है? तो मैं कुछ टाइम के लिए मैं आपको एक थोड़ा पीछे का एक्सपीरियंस बताता हूँ क्या था। मैं चंडीगढ़ में काम कर रहा था, एक आर्था फ़िल्म स्टूडियो था, वहाँ जॉब कर रहा था। वो पंजाबी जो इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री, वहाँ के लिए एडिटिंग, साउंड डिज़ाइन और वीएफएक्स की चीज़ें प्रोवाइड कराता था। तो एक डायरेक्टर थे, नाम मेरे को याद नहीं आया उनका, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली थी। तो मैं उनका एक वीएफएक्स का शॉट कर रहा था। मैं कन्फ्यूज़ था, मैं क्या करूँ इसके अंदर? इसमें समझ में नहीं आ रहा कि ऑडियंस को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली थी, देखो विक्रम, ये तुम्हें पता है कि शॉट दिखता कैसे है हाँ, और ये तुम ही डिसाइड कर सकते हो कि ऑडियंस क्या देखे। ऑडियंस को ये नहीं पता कि ऑडियंस इस शॉट को पहले कैसे था, लेकिन बनने के बाद ऑडियंस देख रही है। तो ये तुम्हारे ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है कि तुम ऑडियंस को क्या दिखाना चाह रहे हो। अगर तुम खराब भी बनाओगे, तो ऑडियंस को वही फाइनल आउटपुट दिखेगा। लेकिन तुम बहुत अच्छा बनाओगे, तो भी ऑडियंस को वही फाइनल आउटपुट दिखेगा। तो यूट्यूब पे भी सेम यही है। ऑडियंस को ये नहीं कि आपने स्टार्ट कब किया, एंड कब किया। आप स्क्रिप्टिंग के ऊपर 10 घंटे लगा के कर सकते हो और स्क्रिप्टिंग के ऊपर 1 घंटा लगा के कर सकते हो। ऑडियंस को सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि आपका जो फ़नी वीडियो है, वो कितनी अच्छी है। हुँ, ठीक है? और जितना टाइम आप कम लगाओगे इन सब चीज़ों में, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन आप कर पाओगे। यस, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका कोई टॉपिक है, मान लीजिए आप रैंडम एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, आप की पॉइंट कि इसके अंदर ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है। कैमरे के सामने आप जब जाएँगे, तो आप ओवरथिंक नहीं करना होता कि अरे! मैं कैसे बोलूँ, कैसे बोलूँ, कैसे बोलूँ, कैसे बोलूँ? आप समझिए कि जो आपका कैमरा है, वो सामने वाला इंसान है, उससे आप बात कर रहे हैं। उस की पॉइंट के अराउंड आप अगर आप बात करेंगे ना, आपकी वीडियो भी बन जाएगी और आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। अब मेन बात आती है एडिटिंग की। एडिटिंग के अंदर बहुत सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए कि मैं बस बेसिक जो आउटपुट है, बेसिक लाइन जो है हमारी, जो मैंने डायलॉग बोले उसके अंदर बीच में जो फंबलनेस आती है, उसको माइनस कर दूँ। पहली 3-4 वीडियो आप उसमें ल निकाल दीजिए कि कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालना, कोई भी साउंड इफ़ेक्ट नहीं डालना, बस बीच के जो गैप्स हैं, उनको निकाल दीजिए। ऐसे 3-4 वीडियो आप कर लेंगे, उसके बाद आपकी उस चीज़ में स्पीड बन जाएगी कि मैं फंबलनेस कैसे निकाल सकता हूँ। उसके बाद बी-रोल्स डालिए और बी-रोल्स को सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। वो इंडिविजुअल की थॉट प्रोसेस के ऊपर है, वो क्या दिखाना चाहता है। वो कहीं से सीख नहीं सकते, वो खुद ब खुद ही आता है, मेरे को क्या अच्छा लग रहा है और क्या मेरे को नहीं डालना चाहिए। तो वो जो क्रिएटर है वो खुद ही आएगा। ऐसे स्लोली करते आपको स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगने वाला है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगने वाला है। इस बात से स्ट्रेस आउट नहीं होना बस।
करते रहिए और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। शॉर्टकट का इस्तेमाल कीजिए कीबोर्ड के ऊपर, इसी चीज़ से आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके। सो ये बात तो हो गई कि किस तरह से मतलब आपने बताया कि हमें ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। कंटिन्यूअसली का स्ट्रेस्ड आउट बिल्कुल नहीं होंगी, यार मैं ये भूल गया ना, ये मुझे बोलना था, ये पॉइंट्स आपने निकाले था, वो नहीं वो दोबारा बोल दो, दोबारा बोल सकते करना। ओके। ओनली थिंग इज़ कि आपका प्रोडक्शन हो, क्योंकि लाइव को डर नहीं लगना, ये तो रिकॉर्डेड ही है। सो आपका प्रोडक्शन आते रहना चाहिए। और सो फिर सो इनिशियली हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनिशियल कंटेंट क्रिएटर को क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। हाँ, करेक्ट? हाँ। एक एक अच्छी बात है, अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रहे हैं, तो आप समझ लिए पहले की 10 वीडियो आपका प्रैक्टिस है। हुँ, उसको कोई देखने वाला नहीं है और ये आप ही देखोगे, आप ही अपने आप को एनालाइज़ करोगे, उसके ऊपर ही आप बनाओगे। तो पहले की 10 वीडियो कोई देखेगा नहीं। शॉर्ट्स के ऊपर ये है, पहले की 10 वीडियो 100 लोग देख लेंगे, 150 लोग देख लेंगे, 1000 लोग देख लेंगे। बस यही है, लेकिन जितना आप देख-देख के बनाते रहोगे, वो कहते हैं ना, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार करते रहोगे, उतनी बार प्रैक्टिस होती रहेगी और उतना अच्छा रिज़ल्ट निकलता रहेगा। और ये आप कुछ नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये। ओके, कुछ नहीं करना होता, करते रहो, करते रहो, करते रहो, आता रहेगा, आता रहेगा। लाइक ड्राइविंग, जितना आप चलाते रहोगे, उतनी गाड़ी अच्छी चलती रहेगी, उतना अच्छे ड्राइवर बनते रहोगे। तो क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए न्यू कंटेंट क्रिएटर, शॉर्ट्स या लॉन्ग फॉर्म? कंटेंट स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल होनी चाहिए कि सबसे पहले तो जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर में शिफ्ट कर रहे हो, जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आपने जॉब छोड़ के कंटेंट क्रिएशन बनाया, सबसे पहली प्रॉब्लम आपको ये आएगी, घर चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जॉब के साथ आप करिए। अगर आप जॉब के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन कर पा रहे हो, मतलब आपका पैशन यही है कंटेंट क्रिएशन। तो इस कंटेंट क्रिएशन में आपको जो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, एक फ्लो बन जाएगा ना आपका, आप अपनी जॉब छोड़ के इस पे डायरेक्टली शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्टली आप कंटेंट क्रिएशन में चले गए विदाउट एनी इनकम, तो आपको बैक ऑफ द माइंड एक वीडियो अपलोड करने के बाद सिर्फ यही स्ट्रेस रहेगा, मेरी वीडियो चली नहीं, मैं पैसा कहाँ से कमाऊँगा, अगले महीने का रेंट कहाँ से पे होगा, मैं डूब रहा हूँ, कर्ज में डूब रहा हूँ, कर्ज में डूब रहा हूँ और इससे स्ट्रेस से क्या होगा, कंटेंट क्रिएशन और कम हो जाएगा। करेक्ट, तो पहले आप नॉर्मल अपने सोर्स ऑफ इनकम बनाइए, सोर्स ऑफ इनकम के बाद अगर कंटेंट क्रिएशन से नहीं आ रही है वो सोर्स ऑफ इनकम, तो बाद में कंटेंट क्रिएशन में शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करना आसान होता है। करेक्ट। ये है। जी। तो जो हमारा पहला सवाल था कि जो नया कंटेंट क्रिएटर है, सो वो लॉन्ग फॉर्म पे ध्यान दे या शॉर्ट्स पे था? बिकॉज़ आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना है, लोग मैं तो क्या मैं तो एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, ये मैंने नया तरीका फाइंड आउट किया है। अगर मान लीजिए आप कोई भी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए इस टॉपिक की लेंथ जो है 7 मिनट है। उस 7 मिनट को आप 1-1 मिनट में डिवाइड कीजिए अपने स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर ही। और पहले मिनट स्क्रिप्ट के अंदर 7 मिनट में डिवाइड कीजिए। आप सोचिए एक टॉपिक को आपने 7 टॉपिक में डिवाइड कर लिया। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ, ये मेरे पास एक वॉच रखी घड़ी रखी हुई है, ठीक है? मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना है। तो पहले 7 मिनट वीडियो बनाना है, तो पहले 7 मिनट में मैं कैसे बताऊँगा, ये हमारे पास घड़ी आई है, जो कि एक डिजिटल वॉच है। ऐसे कर के मैं इसके थोड़े पॉज़िटिव पॉइंट बताऊँगा और अगले सेगमेंट में ये हमारे पास घड़ी आई है कि डिजिटल वॉच है, ये चलती है बैटरी से। ये होगी इसकी टेक्निकल हुँ, स्पेसिफिकेशन। तीसरे मिनट में बताऊँगा, ये हमारा डिजिटल वॉच आई है, इसके अंदर ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है। ऐसे कर के मैं 7 मिनट में 7 अलग-अलग चीज़ बनाऊँगा, लेकिन एक ही वीडियो के मतलब एक टॉपिक के ऊपर। फिर मैं क्या करूँगा, इसको अपलोड तो मैं एक ही वीडियो करूँगा, यूट्यूब के ऊपर लॉन्ग फॉर्मेट, लेकिन मैं जो 7 हमने 7 सेगमेंट बनाए हैं, उनको एज़ इंडिविजुअली शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगा और उनको लिंक करूँगा मैं इस लॉन्ग वीडियो के साथ। तो उन 7 वीडियो में से अगर अगर कोई एक वीडियो वायरल होती है, उसका लिंक जाएगा हमारी लॉन्ग फॉर्म वीडियो के ऊपर। कर तो इससे क्या होगा, हमारी 7 वीडियो भी वायरल हो रही है और हमारी जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है, वो भी वायरल हो रही है। ओके। अ, अब आता है थोड़े इम्पोर्टेंट जो सब लोग जानना चाहते हैं, जो हमने पहले भी आपने बात किया कि हुँ। तो अब सबसे आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इंस्टाग्राम से पैसा कैसे बनता सही सवाल आपने पूछा। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इंस्टाग्राम डायरेक्टली पैसे कुछ नहीं देता है, नथिंग। वो पैसे ले ज़रूर लेगा, लेकिन देगा कुछ है? ओके। नहीं, लेकिन हमने तो सुना है कि इंस्टाग्राम पे बहुत पैसे कमा रहे हैं लोग, बहुत छाप रहे हैं। नहीं। यस, पैसे कमाने के बहुत पैसे कमाते हैं। देखो सिंपल तरीका होता है कि आप डायरेक्टली पैसे नहीं कमा रहे, इनडायरेक्टली कमा रहे हैं। ओके,
अब ये समझिए इंस्टाग्राम एक वो टूल है जिससे आप अपनी ब्रांड बना रहे हैं। देख लीजिए, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि टीवी जो है, टीवी के ऊपर एक चैनल चलता है, चैनल एक ब्रांड है। उसके अंदर वो अपने प्रोग्राम खरीदता है या खुद बनाता है, एक सीरियल बनाता है या सीरियल खुद खरीदते बनाता है, जो भी करता है, उसके बीच में एडवर्टाइज़मेंट के स्लॉट्स चलते हैं यस। और उन स्लॉट्स के चलते पूरा चैनल चलता है। अब इंस्टाग्राम में सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ़ ये है कि जो बीच के स्लॉट्स की एडवर्टाइज़मेंट है, वो इंस्टाग्राम नहीं देता, वो हमें बाहर से लेके आनी पड़ती है। ओके। अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बात करूँ, मैं अगर मान लीजिए कोई टेक क्रिएटर, तो ये है एचपी का माउस। अब मैं कोई भी रैंडम वीडियो बना रहा हूँ टेक के बारे में, उसके बीच में एचपी मुझे बोलेगा कि आप मेरा ये जो माउस है, ये प्रमोट कीजिए, मैं आपको इतना अमाउंट पे करूँगा, इतने सेकंड्स के लिए। कई बार कंपनीज़ बोलती हैं कि ये पूरे प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाइए, कई बार बोलती हैं हमें बीच में एक सेगमेंट दीजिए अपनी वीडियोज़ के अंदर, जिसमें हमारे प्रोडक्ट को फीचर कीजिए। तो उस एडवर्टाइज़मेंट के उस छोटे सेगमेंट के ब्रांड्स पे करती हैं। ये तो हो गया एक सोर्स ऑफ इनकम, मतलब ब्रांड कोलैबोरेशन। ब्रांड हमें पैसा देती है कोलैबोरेशन के कोलैबोरेशन में उनको डाल दीजिए और आपका पैसा पहुँच जाएगा। वो तो हो गया, मतलब ब्रांड कभी-कभी आएगी, रेगुलर नहीं आएगी। महीने में 4 आ जाएँगे, 5 आ जाएँगे, वो डिपेंड करता है क्रिएटर कितनी बार कोलैबोरेशन करता है, कौन-सी एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है या फिर खुद ही मैनेज करता है। जैसे मेरे केस में मैं खुद मैनेज करता हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट 4 ही करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता। 1 चैनल महीने में 4। महीने में, मतलब आप लगा लीजिए हफ्ते में 1 ही करता हूँ। 4 से ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं, 4 से कम हो सकता है। अब महीने में 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कई बार होता ही नहीं। कई लोग ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होते हैं, मतलब जो मार्केटिंग एजेंसीज़ होती हैं, उनके साथ एसोसिएट होते हैं, तो वो हफ्ते में 3 भी करते हैं, हफ्ते में 2 भी करते हैं, महीने में 6 भी करते हैं, 10 भी करते हैं, वो उनके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, कितना वो करना चाहते हैं। दूसरा हो गया वर्कशॉप्स। अब मान लीजिए मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ और लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं कि आप मुझे सिखाइए, तो मैं एक कोर्स बनाऊँगा या फिर एक लाइव सेशन बनाऊँगा, उसको मैं सेल आउट कर दूँगा। अब सबसे ज़्यादा पैसा इसी में है। अब बताता हूँ कैसे। एक मेरा दोस्त था, उसने क्या किया, उसको कोडिंग आती थी बहुत बढ़िया। तो उसने क्या किया, अपना एक लाइव सेशन बनाया। एआई के ऊपर उसकी, सॉरी, डाटा एनालिस्ट था वो। उसने अपना एक छोटा-सा लाइव सेशन बनाया, मतलब ऑर्गेनाइज़ किया और उसकी एंट्री फीस लग दी ₹100। ओके। ठीक है? ऑल ओवर वर्ल्ड उसने फैला दिया, एडवर्टाइज़मेंट कर दी, कितने ₹50,000 के आस-पास उसने एडवर्टाइज़मेंट का कॉस्ट लगाया। अपना जो लाइव वर्कशॉप है उसको कर दिया। उसको कितने लोगों ने अटेंड किया? 10,000 लोगों ने। 10,000। अब आप कैलकुलेट करिए, ₹100 इंटू 10,000 कितना होगा? बहुत। ये हो गया सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। थर्ड हो गया कोर्सेज़। अब मेरे को वही सेम, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैं बार-बार लाइव वर्कशॉप नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, एक कोर्स बना के, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको अलाउ करती हैं, अपने कोर्सेज़ को वहाँ डाल दीजिए और यूज़र्स को वो हैंडल कर देंगे। अब मान लीजिए मैंने कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स बना दिया और उसको अपलोड कर दिया, उसकी फीस रख दी ₹100, ₹1000, ₹10,000, ₹5000, जो भी आपकी वैल्यू है, उसके हिसाब से मैंने रख दिया। तो जितने यूज़र आते रहेंगे, परचेज़ करते रहेंगे, वो चलता रहेगा। ये हो गया थर्ड टाइप का। और और तो बाकी अगर मैं कुछ बना के डालना चाहूँ, जैसे मेरा कोई अपना खुद का प्रोडक्ट है, टी-शर्ट मैं बेच रहा हूँ, टी-शर्ट को मैं अलग से लिस्ट कर सकता हूँ। कोई अलग से प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, तो वो भी मैं लिस्ट कर जो सकता हूँ। मर्चेंडाइज़। वो मेरा रेगुलर सोर्स ऑफ हाँ, मर्चेंडाइज़ आप समझ लीजिए, कोई ब्रांड्स बनाती हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो ये कुछ-कुछ सोर्स ऑफ इनकम होंगे। बट ये है कि कौन क्रिएटर इनमें मास्टरी कर सकता है, कौन इनको बना सकता है, वो बहुत बड़ा सवाल है। और इसको रेगुलर प्रमोट भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने बना के रख दिया और चलता रहेगा। प्रमोट करते रहोगे, क्योंकि इंस्टाग्राम में हर दिन इतने सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। अगर वो वीडियो वायरल हो गई, वो मैक्सिमम 1 महीने तक चलेगी। डेड हुई ऑलमोस्ट। 1 महीने हो ही जाएगी ऑलमोस्ट। अगर नहीं, मतलब आपकी वीडियो अभी डेड है, तो आपको ये नहीं पता कि 1 साल बाद भी वो वायरल हो सकती है। बट उसका जो लाइफ़लाइन रहेगा, वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहने वाला है। अ, तो जब आपके पास ब्रांड डील्स आती है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इसको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है? तो ब्रांड डील्स सबसे पहले हम पूछते हैं कि प्रोडक्ट क्या है? मान लीजिए उनका प्रोडक्ट कोई परफ्यूम है, ठीक है? और मेरा टेक का चैनल है, तो मैं पहले तो मना कर देता हूँ कि मेरे जो मेरा कंटेंट स्ट्रैटेजी है, उसके साथ मैच ही नहीं करता, ठीक है? जैसे मेरा माई मोटर गाड़ी, जो गाड़ियों के बारे में चैनल था, उसके अंदर कुशन्स की अगर ऐड आएगी,
तो वो कोई लॉजिक नहीं बनेगा। उसके अंदर डोमिनोज़ की कोई ऐड आएगी, तो वो लॉजिक नहीं बनेगा। मेरे लिए नहीं बनेगा, बाकी किसी का नहीं बोलता, मेरे लिए नहीं बनेगा, तो मैं कई बार नहीं करता हूँ। तो वैसे करके सबसे पहला फ़िल्टर तो यही है कि जो एडवर्टाइज़मेंट आ रही है, क्या वो मेरे कंटेंट के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? उसके बाद मैं उनकी रिक्वायरमेंट पूछता हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट क्या-क्या है? तो अभी रिसेंटली एक ब्रांड आई थी मेरे पास, उन्होंने रिक्वायरमेंट बोली थी, हम प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना चाहते, हम कनेक्शन बनाना चाहते हैं कि आप वीडियोज़ को रेगुलर अपलोड कीजिए, रील्स को रेगुलर अपलोड कीजिए। तो महीने में भी 4 से 5 चाहिए। और मैंने जब उनको बजट बताया तो बोला कि हमें ऐसे आपसे रिश्ता बना के चलना है, ऐसे आपसे पेड प्रमोशन नहीं कराना। तो उन ब्रांड्स को मैंने सीधा मना कर दिया कि हम लोग भी यहाँ पर रिश्ता बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, आप लोग भी यहाँ रिश्ता बनाने के लिए नहीं आए हैं। आपका सिर्फ़ बेसिक टारगेट ये है कि आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है। तो ये ब्रांड्स ऐसी होती हैं जिनका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता कि क्या चाहते हैं, तो इनको भी हम मना कर देते हैं बिकॉज़ आगे जाके कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा इन ब्रांड्स के साथ। कि हमने आपको बोला इतने करो, क्योंकि कोई फिक्स्ड डेडलाइन्स या कोई फिक्स टारगेट नहीं है इनके पास। अब वो कई ब्रांड्स ऐसी होती है जिनके पास फिक्स टारगेट होते हैं, हमें इतनी रील्स चाहिए, इतनी स्टोरीज़ चाहिए और ये हमारा बजट है। बात आती है बजट के ऊपर, फिर उसके ऊपर भी थोड़ा-सा डिस्कशन होता है कि हमारी जो बजट है और उनका जो बजट है वो मैच होना चाहिए। ऊपर-नीचे हम भी करते हैं, वो भी ऊपर-नीचे करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तब जाके डील फाइनल होती है। और उनके बाद एक और चीज़ होती है कि एडवर्टाइज़मेंट राइट्स या फिर कंटेंट राइट्स। ओके, कि हम आपका कंटेंट आपसे लेंगे, उसको हम एज़ एडवर्टाइज़मेंट के तौर पे यूज़ कर अपने अगर एड्स जो हैं वो प्ले करते रहेंगे, तो वो भी एक है, वो भी पहले ही डिसाइड करना होता है। के तो ये सब चीज़ें हैं, ये कई सारे फैक्टर्स हैं, इनको देख के ही आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं तो इन इन चीज़ों को देख के ही डिसाइड करता हूँ कि कौन-सी एड्स लेनी चाहिए, कौन-सी नहीं लेनी चाहिए। और तब जाके और एक और चीज़ ये कि कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाता मैं जिससे एज़ ए ऑडियंस को नुकसान हो सके। करेक्ट। जैसे हाँ, कई बार होता क्या है कि ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट आ जाते हैं जो यूज़ तो कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन उसका प्रोडक्ट प्राइस इतना हाई है कि एज़ अ कंज्यूमर मैं भी खुद परचेज़ नहीं करूँगा उसको, तो मैं प्रमोट कैसे करूँ? एक मुझे ऐड आई थी जो बेटिंग ऐप्स होती हैं, उनकी आई थी तो मैंने उनको साफ मना कर दिया कि ये तो मैं खुद यूज़ नहीं करता, मैं प्रमोट कैसे कर सकता हूँ? ओह, तो ऐसे करके फ़िल्टर करते हैं हम तो। ग्रेट। अ, तो एक बात आती है कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है, तो उसे किस पॉइंट पे मोनेटाइज़ेशन ऑन करना चाहिए? या फिर कब उसे सोचना चाहिए कि अभी मुझे मोनेटाइज़ेशन ऑन करना है? मैं तो कहता हूँ आप जब से कंटेंट क्रिएशन बना रहे हो तब से स्टार्ट करो। बताता हूँ क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ़ एन्जॉयमेंट के लिए या फिर कोई एजुकेशन देने के लिए आते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का टारगेट यही है कि कंटेंट क्रिएशन को हम ऐसे मेन प्रोफ़ेशन बनाएँ। सबका यही टारगेट है। अगर कोई ये बोल रहा है कि मेरा ये टारगेट नहीं है तो या तो झूठ बोल रहा है या कोई एनजीओ से बिलॉन्ग करता है भैया जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। सबका मेन टारगेट पैसा ही है। पैसे के साथ आप अपना काम कर सकते हो, जो आपको करना था हमेशा से। तो पैसे की ज़रूरत बेसिक है। तो अगर आप स्टार्टिंग से मोनेटाइज़ कर सकते हो, तो कीजिए। इससे होगा क्या, आपने 1 वीडियो डाली, 2 वीडियो डाली, 3 वीडियो, उसके बाद अगर कोई ब्रांड आपको अप्रोच कर रही है, तो आपको खुद ही फ़ील होगा यार मेरी कोई वैल्यू है। मेरा कंटेंट जो है लोगों को पसंद आ रहा है। तो वो सेल्फ मोटिवेशन आता है कि यार मुझे और अच्छा कंटेंट बनाना है ताकि और ब्रांड्स आएँ और लोग मेरी वीडियोज़ देखें। इसमें मैंने तो अगर आप स्टार्टिंग से कर सकते हो तो इतना नहीं है। अब आप सोचिए अब किसी की जॉब पे जा रहे हो, आप चाहोगे ना कि 1 महीने की 31st को मुझे मेरी सैलरी मिल जाए। मज़ा आता है ना? सेम वही फंडा है। बट इसमें एक एक चीज़ जो एक एक कॉन्सेप्ट आया था या फिर एक थॉट मैंने सुना था कि अगर आप अगर आप एक अर्ली स्टार्ट करते हो मोनेटाइज़ेशन और तो आपका जो जैसे की जो वैल्यू है, वो वैल्यू थोड़ी कम होती है। और अगर आप थोड़ा वेट करते हो, एक अच्छा सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ यू कैन से फॉलोअर्स या फिर कनेक्शंस आप बनाते हो और उसके बाद स्टार्ट करते हो, तो आपको एक काफ़ी अच्छा जंप मिलता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? तो जब जब इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, तो एज़ अ ऑडियंस अगर आप देखो, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बंदा क्या कर रहा है। अगर मान लीजिए आपके सिर्फ़ 1000 सब्सक्राइबर या 1000 फॉलोअर इंस्टाग्राम की बात करूँ और आपकी कोई वीडियो वायरल हो रही है स्लोली, तो ऑडियंस को सिर्फ़ इतना फ़र्क पड़ता है कि भाई इस बंदे ने इन्फॉर्मेशन मेरे को कितनी दी है। आप ये समझ लीजिए कि आपका इनिशियल फ़ेज़ जो है वो एक्सपेरिमेंटल फ़ेज़ है। हाँ, इसमें आप कितना भी कुछ भी दे दो, ऑडियंस आपके साथ एक्सपेरिमेंट करेगी। आपको प्रमोट करना है मतलब आपको देखना है कि नहीं देखना है, वो टोटली उनके ऊपर है और आपको वो जानती भी नहीं है, आपसे कनेक्ट भी नहीं कर पाई है।
अगर आप उनके साथ एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू पे कनेक्ट कर सकते हो, साथ में एक ब्रांड डील भी कर सकते हो, तो ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो कंटेंट है, वो इतना वैल्यूएबल नहीं है कि ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पा रही है। तो आप चाहे 1 साल के बाद भी, आप अच्छे ग्रोथ के बाद भी अगर आप ब्रांड डील्स करोगे, तो ऑडियंस आपको सेम उसी तरह ट्रीट करेंगी। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, समझे? अगर मान लीजिए आपका कंटेंट बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत अच्छी एजुकेशन या वैल्यू दे रहा है और उसके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो अगर आप उसके साथ एक छोटी-सी ब्रांड डील भी दे दोगे ना, तो ऑडियंस आपको माइंड नहीं करेगी। उनको भी पता है कि हर क्रिएटर यहाँ पर इनकम जनरेट करने के लिए ही आया है। करेक्ट, तो अगर मैं इसलिए कहता हूँ, अगर मौका मिल रहा है आपको, तो कर लीजिए। ब्रांड्स भी तभी आती हैं जब आपका कंटेंट हाँ, अच्छा होता है। करेक्ट, सही, अगर बहुत सारे लोग हैं जो वायरल हो जाते हैं किसी चीज़ की वजह से, कंटेंट उतना अच्छा होता नहीं है लेकिन वायरल हो गए हैं, तो ब्रांड्स की मजबूरी हो जाती है कि जो इतने ज़्यादा वायरल हो गए हैं, उनके साथ हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि लोग वो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। ये कई ब्रांड्स, बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं कि वो सिर्फ़ उन क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं। हुँ, तो चाहे छोटे भी हों, बड़े भी हों, वो करेंगे कोलैबोरेट, और आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। जिसको मौका मिल रहा है कीजिए, मोटिवेशन मिलता है ग्रेट, बेसिकली। ग्रेट। सो विक्रम, अभी थोड़ी फैमिली के बारे में बात करते हैं। आप हरियाणा से हैं और हाँ, अभी जी केरला से, राइट? सो ये दोनों ही नॉर्थ साउथ कल्चरल डिफरेंस आप घर पे कैसे मैनेज कर रहे हो? टू टू स्टेट्स। मुश्किल नहीं है। आपके घर में ज़्यादा हो गया। 2 स्टेट्स हो गया और 2 रिलीजन भी हो गया एक्चुअली। ओके, मैं हिंदू हूँ और मेरी वाइफ क्रिश्चियन है, तो 2 स्टेट्स 2 रिलीजन हो गया है। और कल्चर के बारे में कहा जाए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस हमने एक जो चेंज हमारे घर के अंदर किया है वो है कि एक-दूसरे के कल्चर और वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट किया है। अगर कोई सामने वाला इंसान, मेरी वाइफ मुझे कुछ बोल रही है कि हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, तो मैंने ये नहीं कहा उसको कि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, तो नहीं होगा। ओके, मैंने बोला ठीक है, हमारे यहाँ पर होता है, लेट्स लर्न इट टुगेदर कि क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे करना है। जैसे हम लोग गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं, साथ में क्रिसमस भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं, ओणम भी मनाते हैं। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे यहाँ पर होता है, मेरे यहाँ पर नहीं हो रहा तो नहीं होगा। हमने बोला कि तुम्हारे यहाँ पर हो रहा है, चलो मनाते हैं इसको। एडवांटेज हो गया। फेस्टिवल एन्जॉय। मतलब आपको मल्टीपल चीज़ें एन्जॉय करने को मिल रही है। हाँ जी, हाँ राइट, जी। तो मतलब फ़ायदा ही है एक टाइप से, नुकसान तो कुछ नहीं लगा मुझे, फ़ायदा ही है। तो कह सकते हैं कि हाँ, आई एम एन्जॉयिंग ज़ूनो कल्चर। ग्रेट, ग्रेट। और रिसेंटली आपको कन्या रत्न भी हुआ है, तो बेटी आने के बाद लाइफ कैसे बदल गई? देखो, मैं तो कहूँगा कि एज़ अ पेरेंट बनने के बाद ना, लाइफ़ चेंज होती है। अगर आपको कोई कह रहा है कि फिर लाइफ़ चेंज नहीं होती, तो मैं कहूँगा वो गलत बोल रहा है, लाइफ़ चेंज होती है। अब वो पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे परसीव करते हैं। हमारी जो थी वो प्लान्ड प्रेगनेंसी थी, तो हम तो रेडी थे कि हमारा बच्चा जब आएगा तो हम लोग कैसे उसको हैंडल करेंगे। जी, तो हम उसको ऐसे लेते हैं कि बच्चे आने के बाद, बेटी आने के बाद हम लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं, ज़्यादा प्लानिंग से काम करते हैं। यस, हम कोई मतलब ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारी फैमिली को ओवरऑल कोई नुकसान हो सके। और मतलब सोचने की कैपेसिटी है थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कि तो मैं कहूँगा कि हाँ, बेटी आने के बाद थोड़ी हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। हम रात को 1 बजे सोते हैं, सुबह 7 बजे उठ जाते हैं और रात को सोते टाइम भी बीच में जगते हैं। और अगर बेटी आने से पहले हम लोग रात को 10 बजे सोते थे आराम से, 8-9 बजे उठते थे। वो भी आलस की मार-मार के हम स्लोली-स्लोली काम करते थे। लेकिन हमें पता है हमारे पास बेटी है, तो हमें जल्दी उठना भी है, घर का काम भी करना है, अपना काम भी करना है, सारे काम कर दी। तो ये हमारे मतलब बॉडी ने खुद ही हमको ये करना सिखा दिया। कि तो वही है, यही कह रहा हूँ कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को कैसे पर्सीव करना चाहते हैं, कि बच्चे आने के बाद उनकी लाइफ कैसी चीज़ होगी, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। बच्चे के ऊपर तो हम कुछ कह नहीं सकते, बच्चे को तो आना था, वो आ गया और उसको हम ही लेके आए हैं, किसी ने फोर्स तो किया नहीं था। यस, यस, यस। सो उम, क्या एज़ अ कंटेंट क्रिएटर सोच बदल जाती है फैमिली बढ़ने के बाद? बदलती है, ओके। मेरी तो बदली, काफ़ी सोच बदली। मतलब आगे मतलब क्राफ्ट के प्रति, आपके क्राफ्ट के प्रति भी और आपके काम करने के तरीके के
हिसाब से भी? बहुत बिकॉज़ बदलाव आया है। जैसे मैं सबसे पहले टाइम के बारे में बताता हूँ आपको। हाँ, पहले आकर पहले मैं कोई वीडियो बनाता था, तो मैं आराम से बनाता था, ठीक है मेरे पास टाइम है, सुबह से लेके रात तक मेरे पास टाइम आराम से बना सकता हूँ मैं। लेकिन अब मेरे पास टाइम कम है, मुझे पता है, मेरे दिमाग को पता है, तो वही काम मैं 2 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ। इतनी स्पीड बन चुकी है दिमाग की। सबसे पहले ये चेंज आया है, बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर चेंज आया है। थॉट प्रोसेस में ये चेंज आया है, जैसे देखो, हम बच्चों को हमेशा सोचते थे कि बच्चा है, सामने वाला बच्चा, किसी के बच्चे को देख के हम बोलते थे ये बदमाश बच्चा है यार, ये ऐसा बच्चा है यार, ऐसे बच्चा है, इसने ऐसे किया। लेकिन हमारा बच्चा आने के बाद हमें ये मालूम चल पा रहा है एक्चुअली ये बच्चे का बिहेवियर ऐसे क्यों है? इस बच्चे ने ऐसा क्यों बात किया? इस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था जो इस बच्चे ने ऐसे बात किया? तो ये बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस चेंज आया है मेरे अंदर। कि पहले जो हम चीज़ समझ नहीं पा रहे थे वो हम अच्छे से समझ पा रहे हैं अभी। कि अगर बच्चे को एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताऊँ, बच्चे को अगर आपको बोलना सिखाना है, तो बच्चे से आपको बात करनी पड़ेगी। बच्चा वहाँ से आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपको बात करनी पड़ेगी, तभी बच्चा जल्दी सीख सकता है, सीख पाता है। जैसे मेरी बेटी को मेरे फादर इन लॉ ने बताया था कि अगर आपको अपनी बच्ची को जल्दी चलाना है, तो आप बच्चे को नीचे छोड़ दो, फर्श के ऊपर चटाई बिछा दो, वहाँ पर छोड़ दो। बच्चा खुद ब खुद बोर होके उठना सीख जाएगा। तो इससे एक बहुत बढ़िया चीज़ हमें मालूम चलती है कि इंसान के अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं सारा काम करने की, खुद का सारा काम करने की। जब भी इंसान के पास कोई प्रॉब्लम आएगी, वो खुद ब खुद सॉल्व करने की कोशिश करेगा ही करेगा। अगर आपको बच्चे में ये थॉट प्रोसेस को बचपन से इन्वॉल्व करना है, तो आपको ये काम करने देना होगा बच्चे को। हम बच्चे को ये नहीं बोल सकते यार तेरे को ये काम नहीं आएगा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम मत करो। वो हमें पता बच्चा नहीं कर सकता। बट बच्चे को जब आप करने ही नहीं दोगे, कोशिश ही नहीं करने दोगे, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे जब शादी हो जाएगी, कुछ भी हो मतलब बड़े होने के बाद, उसको खुद ही करना है। यस, बच्चों को अभी से करने हो। करेक्ट। तो ये थोड़ी सोच में बदलाव आया है। हाँ, मैंने आपका एक वीडियो भी ऐसे एक रील भी देखी थी जहाँ पे आपने ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की मतलब ट्रेडिशनल पेरेंटिंग और आप जो पेरेंटिंग करते हैं उसके बारे में बात की थी। वहाँ पे आई थिंक मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया था, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल कमेंट भी आ रहे थे। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ आपकी जो पेरेंटिंग है किस तरह से डिफरेंट है ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से? ताकि बहुत सारे जो बड़ी को पेरेंट्स हैं वो सीख सकते हैं। देखो मैं तो सिर्फ़ वो पेरेंटिंग करता हूँ, जो बच्चे के लिए सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को बोला कि भई देखो मेरे को पेरेंटिंग नहीं आती है, पहली बात तो। तो आज के टाइम पे आपके पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल है। गूगल पे जाके आप सीख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके आप सीख सकते हैं, ठीक है? मैंने जो हमारे पुराने टाइम से होता आ रहा है, उसको ना करके अपना मतलब साइंस जो कहता है, उसको फ़ॉलो करने की कोशिश की है, जो आयुर्वेदा कहता है, उसको फ़ॉलो करने की कोशिश की है। और अगर आप देखो, मैक्सिमम कमेंट्स जो वीडियोज़ के ऊपर हैं, 2 चीज़ों के ऊपर है। पहली है कि मदर ने कान नहीं ढके, हुँ, तो मदर के कान से हवा जाएगी, बच्चे को लगेगी या मदर की तबीयत खराब होगी। तो मैंने इसके ऊपर सोचा यार, क्योंकि हमारी डिलीवरी से पहले मैं किसी और के मतलब डिलीवरी के बाद गया था मैं, उनको देखने के लिए। तो मैं जब रूम में एंटर किया, तो रूम पहले से गरम था। और उसके ऊपर से मदर ने पूरा कान ढका हुआ है, मोटे कपड़े पहने हुए हैं, मदर के पूरे चेहरे पसीने-पसीने आ रखे हैं। तो मुझे लगा कि इससे क्या होगा? मतलब अगर आप कान ढक लोगे, आपके उनका कहने का मतलब यही था कि कान से हवा घुसेगी। अ, छेद तो नाक में भी है ना, हवा घुस किसी में घुस के जा सकती है, स मुँह में भी हवा जाने को तो कहीं से भी जा सकती है ना, तो मुझे वो लॉजिक नहीं लगा उस चीज़ का। तो मैंने पूछा उनसे क्यों ढकते हैं? तो वो भी कोई रीज़न नहीं दे पाए कि क्यों ढक रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज करते थे, हमारे दादा-दादी करते थे, तो कर रहे हैं। तो मैं उस चीज़ को छोड़ के जहाँ पे मेरे को रीज़निंग मिली है कि मतलब इस काम को करने से ये होगा, इस काम को करने से ये होगा, इसके पीछे रीज़न ये है, उस चीज़ को मैंने फ़ॉलो किया है। और दूसरा चीज़ ये था कि अ, मदर को खाना नहीं खिलाना है, मदर का वेट गेन हो जाएगा, मदर को पानी नहीं पिलाना है। इज़ इट? हाँ, इस हरियाणा में या नॉर्थ इंडिया में आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है। हरियाणा में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो हरियाणा का हूँ, मैंने देखा है। तो अगर आप देखो मिल्क प्रोडक्शन जो होता है बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क प्रोडक्शन होता है, वो मदर के न्यूट्रिशन को लेके ही बनता है। यस। समय से तो कहीं आएगा, मदर की बॉडी के अंदर जो भी है, वो सारा बेबी के लिए मिल्क प्रोडक्शन में लग जाएगा। जब आप माँ को खाना ही नहीं देंगे, तो मिल्क प्रोडक्शन होगा कहाँ से? तो
ऐसे में आज के टाइम पे फ़ॉर्मूला फ़ीड पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, हाँ, क्योंकि अगर मदर खाना ही नहीं खाएगी तो मिल्क आएगा नहीं, मिल्क नहीं आएगा तो बच्चे पिएगा नहीं और बच्चा नहीं पिएगा तो वो रोएगा क्योंकि उसको भूख लगी है लाइक और भूख लगेगी तो मदर क्या करेगी, मेरा दूध नहीं बन रहा है, तो इसको फॉर्मूला फ़ॉर्मूला फ़ीड दे दो। तो बच्चा फ़ॉर्मूला फ़ीड पे शिफ्ट हो गया। अब ट्रेडिशनली अगर देखा जाए जब से इंसान बना है, तब से लेके आज तक, भगवान ने मदर के पास एक शक्ति दी है कि अपने बच्चे को पालने के लिए वो जो मिल्क है वो खुद ही प्रोड्यूस कर सकती है। यस, आपको बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं 6 महीने तक। लेकिन जैसे आप फ़ॉर्मूला फ़ीड पे शिफ्ट करते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देख लेना, वहाँ पर बच्चे बीमार हो के आते हैं। सर्दी, जुकाम, खाँसी। लेकिन अगर आप फ़ॉर्मूला फ़ीड से हट के मदर मिल्क पे शिफ्ट करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद कहती है कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कीजिए क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं, जो आपको अपनी बच्चे की एज के अकॉर्डिंग इंस्टेंट इम्यूनिटी देते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा 3 महीने का है, 3 महीने के आस-पास वो क्या इम्यूनिटी चाहिए, वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ही मिल सकती है, फ़ॉर्मूला फीड से वो नहीं मिल सकती है। इसलिए मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि 4 महीने की मेरी बेटी हो गई है और मेरी बेटी को आज तक हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। सही, तो एक टाइप से मैंने जितने पेरेंट्स थे, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ पेरेंटिंग करते हैं, उनकी पेरेंटिंग पे सवाल खड़ा कर दिया था कि मेरी पेरेंटिंग की वज़ह से मेरे बच्चे को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा है। तो उनको लगा कि मैं डायरेक्टली टारगेट उनको कर दिया है, इसलिए बहुत सारा कंट्रोवर्शियल मैसेजेस आ गए थे। ओके। अ, तो आप हरियाणा से हो, भाभी जी केरला से, तो बच्ची कौन-सी लैंग्वेज सीख रही है? बच्ची अभी तो वैसे कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन हम अ, दोनों कोशिश कर रहे हैं, कम से कम वो 3 लैंग्वेज सीखे। हिंदी, हरियाणवी, मलयालम और 4th लैंग्वेज तो वो अपने आप सीख ही जाएगी, इंग्लिश। इच तो उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो को क्योंकि बच्चे का दिमाग बचपन में सबसे ज़्यादा शार्प होता है। आप उसको जितना सिखा सकते हो ना, उतना सिखा दो। अगर आप अपने बचपन को सोचोगे, आप अपने बचपन में जो चीज़ सीखी होगी, वो आज तक आपको याद हो। यस, लेकिन आपने जो कॉलेज में सीखा होगा, वो अब तुरंत भूल होते हैं। जाएगा। तो वैसे ही है, तो हम कोशिश करेंगे बच्चे को जितना सिखा सकते हैं, सिखाएँगे। बाकी बच्चा जितना ग्रैस्प कर पाएगा, कर सकता है। स्क्रीन टाइम क्या है बच्चे का? आजकल के बच्चे तो बिना मोबाइल से खाना नहीं खाते। अभी 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 तो छोटी ये कोई स्क्रीन टाइम नहीं दिया। नहीं, अरे! आप मानोगे नहीं कि मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि बच्चा रोता है तो स्क्रीन दे दो उसको, हाँ, तो मोबाइल दिखा और एक्चुअली में मेरी बेटी चुप भी हो जाती है स्क्रीन को देख के। अब बच्चे का एक वो है कि इनेट उसका दिमाग है कि यहाँ पर कोई स्क्रीन ब्राइट स्क्रीन मूव कर रहा है तो उसको देखना है। एक मिनट तो हमने ये डिसाइड किया कि अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं देंगे, लेकिन उसको एक मतलब लिमिटेड टाइम देंगे। क्योंकि अगर बच्चों का आप स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं दोगे, तो बच्चा जब स्कूल जाएगा, प्री केजी जाएगा, बाकी बच्चों के पास तो स्क्रीन टाइम है। वो आके बच्चे को बुली करेंगे कि तुम्हारे पास तो स्क्रीन टाइम है ही नहीं और बच्चा फिर हमसे आके नाराज़ होगा कि मेरे को स्क्रीन टाइम क्यों नहीं है, झगड़ा करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लिमिटेड टाइम देंगे करेक्ट, और जो वो कंटेंट देखेगी, उसको हम स्क्रीन करेंगे तो क्या देख रहा है। कोशिश करेंगे कि जो हमारे टाइम के कार्टून्स थे बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, तो वो दिखाने की जैसे हमारा पोपोय हो गया, हुँ, टॉम एंड जेरी हो गया, टॉम एंड जेरी होगी। तो ऐसे पावरपफ गर्ल्स हो गए। तो ऐसे जो हमारे टाइम के कार्टून्स थे, वो ज़्यादा लॉजिकल लगे मुझे आज के कार्टून्स के हिसाब से। तो मैं कोशिश करेंगे कि वही दिखाएँ और जब बच्चा स्लोली-स्लोली ग्रो करना सीख मतलब ग्रो करेगी, तो उसको खुद ही मालूम चलने लग जाएगा कि क्या उसको देखना है। तब उसको जो हमारे एजुकेशनल चैनल्स हैं, उन पे शिफ्ट करेंगे। हिस्ट्री चैनल्स हैं, अपने नेशनल ज्योग्राफीज़ है, डिस्कवरीज़ हैं, तो ऐसे चैनल्स जो आज के टाइम पे कंटेंट हर जगह अवेलेबल हो रहा है देखना चाहें तो। करेक्ट, तो हम ऐसे सब शिफ्ट करेंगे। उसको प्रॉपर्ली मतलब टोटली ब्लॉक भी नहीं करेंगे स्क्रीन टाइम से और इतना भी नहीं देंगे कि वो खेलना ही भूल जाए बच्चा। हर एक चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। अगर लिमिट मिल रहा है हुँ, तो इट्स बेस्ट। जी। तो आपको अभी जैसे नाउ यू आर पैरेंट आप पेरेंट्स भी हो, तो सबसे ज़्यादा मिथ सोसाइटी में क्या लगता है पेरेंटिंग को लेके? मिथ मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले इंडिया में ख़ास तौर पे मदर्स की हेल्थ के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। मिथ ये है कि अगर एक बहुत ही बड़ा मिथ मैं आपको बताता हूँ, नॉर्थर्न इंडिया में ये है कि अगर बच्चा हो गया है तो उसको पिता यानी फादर देख नहीं सकता। उसको 20 दिन तक देख नहीं सकता।
इज़ इट? 20 दिन तक बच्चे को दिखेगा नहीं। एक सेकंड, मतलब मैंने बहुत जगह देखा, बहुत लोगों से पूछा भी है। और जो बच्चा जब पैदा होके आता है, उसको सबसे पहले एक मदर के हाथ, मतलब फीमेल के हाथ में देंगे, मदर को नहीं देते। फीमेल किसी बाहर के रिश्तेदार के हाथ में देंगे, दादी माँ के हाथ में, बुआ के हाथ में देंगे, किसी मतलब रिश्तेदार के हाथ में देंगे, मदर को नहीं देते, ठीक है? तो अब इसका रीज़न क्या है? जो इनिशियली 20 दिन होते हैं ना डिलीवरी के बाद, सबसे टफेस्ट टाइम वही होता है। मदर सबसे ज़्यादा वीक उस टाइम पे होती है, और यही सबसे बड़ा मिथ है कि फादर को नहीं मिलने दिया जाएगा। अब जो मैंने जो फेस किया है, मेरे वाइफ की डिलीवरी के टाइम पे, जैसे ही मेरी बेटी का जन्म हुआ, मैं डिलीवरी रूम में ही था। तो जैसे ही जन्म हुआ, सिर्फ 10 मिनट्स के गैप में मेरी बेटी मेरी छाती के ऊपर थी, ठीक है? उसका अम्बिलिकल कॉर्ड भी नहीं कटा था, वो मेरी छाती के ऊपर थी, लेकिन वो चुप हो गई थी। अब उससे फ़र्क क्या हुआ पता है? आज के टाइम पे अगर मैं अपनी बेटी को उठाता हूँ ना, मेरी बेटी मेरे को पहचानती है। कैसे? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे की सिर्फ़ नाक चलती है, उसको स्मेल ही आती है बस। दिखता भी नहीं है, उसको सूंघता भी नहीं है और टेस्ट बिल्कुल नहीं, उसको सिर्फ़ स्मेल आती है। तो जब इनिशियली होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो वो स्मेल से पहचानता है कि ये मेरा प्राइमरी केयर गिवर है। तो आप कभी नोटिस करना, किसी घर में ना बच्चे दादी माँ के पास आके चुप हो जाते हैं, नानी के पास आके चुप हो जाते हैं, बुआ के पास आके चुप हो जाते हैं, या मदर के पास आके चुप हो जाते हैं। फादर के पास बहुत कम लोग आते हैं। आप फादर को नहीं मिलने दिया जाना मतलब बेसिक जो राइट होती है एक फादर की, उसको वॉयलेट करके आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। और दूसरा, मदर के न्यूट्रिशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मदर को खाना नहीं देंगे, पानी नहीं पीने देंगे, उसको नहाने नहीं देंगे। मतलब इतना ज़्यादा मिथ है, सिर्फ़ मदर को लेके ही है। मदर मतलब अगर मदर ने अपने बच्चे को उठा के उसको चुप कराने की कोशिश कर दी, तो उस पे डाँट मार दी जाती है कि तुम बच्चे पे ज़्यादा ध्यान मत दो, घर का काम करो। बच्चा रोता रहेगा, अपने आप थोड़े टाइम बाद चुप हो जाएगा। इससे नुकसान क्या होता है? बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है, वो लूज़ होता है मदर के प्रति, कि मैं रोया, मेरे को कोई आया नहीं मेरे पास, क्योंकि बच्चे को उस टाइम पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की फीलिंग चाहिए। जो उसका प्राइमरी केयर गिवर होता है, उसे चाहिए ही चाहिए। कुछ भी कर लीजिए आप, ये बेसिक नेचर है ह्यूमन का। अगर वो नहीं मिलेगा तो बच्चा कॉन्फिडेंस लूज़ करता जाता है। मिथ तो बहुत सारे हैं इंडियन सोसाइटी में, भर-भर के। हमें ध्यान रखना है मैं कि भी रख दो। क्या सही है, क्या गलत है, हमें साइंटिफिकली सोचना कान ढक देते हैं कि अब सोचिए राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर, 48 डिग्री टेम्परेचर, 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर डिलीवरी किसी औरत की, उसको कान ढक दिया, स्वेटर पहना दिया, पूरा कवर कर दिया, कंबल के अंदर डाल दिया, क्या हाल होगा उसका? उससे फिर स्किन प्रॉब्लम अलग से होती है, पसीना आ रहा है, स्किन प्रॉब्लम्स अलग से होती हैं, बच्चे को स्किन प्रॉब्लम्स अलग से होती हैं। मतलब मिथ्स इतने ज़्यादा हैं कि उसके अंदर लॉजिक कोई ढूँढने जाएगा ना, कोई मिलेगा नहीं। फिर कहा जाएगा कि हमारे माँ-बाप ने बच्चे पाले हैं, उनको ज़्यादा पता होगा। बेसिकली दिक्कत ये है कि कि जो अभी पेरेंट्स बन रहे हैं, जो अपनी रिसर्च नहीं की, उनको कुछ पता नहीं है, तो उन्होंने सब कुछ बोल दिया कि हमारे पेरेंट्स को पता है, तो उनकी बात मान लो। फाइट अगर बात नहीं मानो अगर आप बात नहीं मानोगे, तो उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब दादा-दादी जो हैं, वो बोलेंगे ठीक है, तो बच्चा सँभाल लो भई अपना। वो हमसे हो नहीं पाएगा। टाइम है नहीं बट लोगों के पास टाइम है नहीं, वो हमसे हो नहीं पाएगा, तो शॉर्टकट तरीका यही है कि लो दादा-दादी बच्चे को सँभाल लो, हो गया। इसलिए हम फ़ॉलो कर लेते हैं। कर लेते सही। आप इसमें एक पूछना चाहूँगा, आप एक जो चैनल चलाते हैं टॉप इंटरनेट फाइंड्स, तो जो नए पेरेंट्स हैं, तो वहाँ पे तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे कोई 3-4 प्रोडक्ट्स जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे, जो हर न्यू पेरेंट्स के पास होने चाहिए? देखो सबसे पहले जैसे आप न्यू पेरेंट बनने वाले हैं, मतलब बने नहीं हैं अभी तक, बनने वाले हैं। सबसे पहले एक अनमोल बेबी कैरियर आता है, वो लीजिए। फिर ट्रेडिशनली हमारे इंडिया में क्या होता था, बच्चे को मदर या फादर छाती पे बाँध के चलते थे, हाँ, है ना? आपने कभी पुरानी पिक्चरों में कभी देखा होगा, आज के टाइम पे नहीं बाँधते हैं, पहले बाँधते थे। छाती पे चुन्नी से, साड़ी से, जो भी है बाँधते थे। अगर किसी के पास साड़ी वगैरह है, किसी को बाँधने का तरीका पता है, तो अनमोल बेबी कैरियर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी के पास नहीं है, जैसे हमारे पास नहीं था, तो हमने अनमोल बेबी कैरियर खरीदा है, वो ले लीजिए। बच्चा डे 1 से आप छाती पे बाँध के रखिए, बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। जो आदब के आपके वीडियोज़ में मैंने देखा है, आप भी और भाभी जी भी बाँधती है, तो वो मुझे लगा कि वो नॉर्मल दुपट्टा या साड़ी है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास अवेलेबल है कोई नॉर्मल दुपट्टा या साड़ी, हाँ, आप उसको यूज़ कीजिए, ओके। तब आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है कपड़ा वो, क्योंकि वो कपड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
उसको छूटना नहीं चाहिए, फटना नहीं। बाँधने का तरीका भी आना चाहिए। हाँ, तरीका भी आना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, तो आप ये ले लीजिए, इसमें प्रॉपर तरीका भी बताया हुआ है, डायमेंशन भी दिए हुए हैं और प्रॉपर फ़ोल्ड भी दिए हुए हैं ताकि बच्चे को आराम से पकड़ सके। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको साड़ी चुन्नी अगर आपको बाँधना आता है, तो आप उसको यूज़ कीजिए, नहीं तो ये वाला परचेज़ कर लीजिए। डे 1 से आप बच्चे को बाँध के चल सकते हैं। बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, बच्चे का पेरेंट्स के प मैंने जो बताया आपको स्मेल, स्मेल बच्चा सोएगा तो माँ-बाप की स्मेल रहेगी और मानिए बच्चा जब छाती में बाँध के मतलब चलते हैं ना, हम काम करते हैं कुछ भी, बच्चा बहुत प्यार से सोता है। कितनी बार स्पीकर बज रहा हो, आवाज़ आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, खड़पट-खड़बड़ ट्रक, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चे को। बच्चा आराम से सोता है, कोई फ़र्क। दूसरा हो गया ब्रेस्ट पंप हो गया। अगर कई बार होता क्या है मदर्स को टाइम नहीं लग पाता बच्चे को फ़ीड करने का, तो बच्चे को फ़ीड नहीं करोगे ना, तो ब्रेस्ट मिल्क आना बंद हो जाएगा, बनना बंद हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है ब्रेस्ट पंप करते रहिए तो मिल्क का प्रोडक्शन आता रहेगा। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क बनना एक डिमांड और सप्लाई का प्रोसेस है। मतलब जितनी डिमांड होगी उतना ब्रेस्ट मिल्क बनेगा। अगर डिमांड नहीं रहेगी तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं बनेगा। ठीक है? और तीसरा लीजिए डायपर बैग। डायपर अगर आपके पास कोई बड़ा डायपर बैग डायपर बेड। डायपर बैग ओके, हाँ, तो अगर आपके पास कोई बड़ा साइज़ का बैग है, वो काम करे। लेकिन अगर नहीं है तो ये डायपर बैग ले लीजिए। इससे होगा क्या आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगी, मैं कहीं जा नहीं सकते। कहीं बाहर जाना हो, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बच्चे सुसु-पॉटी करे तो क्या करेंगे? तो वो डायपर बैग क्या है, खोल के एक चेंजिंग स्टेशन बन जाता है, उसमें डायपर रखो, अपना वाइप्स वगैरह रखो, जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो रखिए, उसको निकाल के बच्चे का डायपर चेंज करके फिर से पैक करके पीछे टाँग लीजिए। ये ओके, 3 चीज़ आपको लेनी चाहिए, बढ़िया है और मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप लीजिए। और उसके बाद अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो बेबी कार सीट लीजिए, इससे क्या होगा पीछे वाली सीट में बच्चों को आराम से आप सीट बेल्ट के साथ बिठा सकते हैं। पैदा होते ही, जब बच्चा पैदा हो जाए तब से बाँध के आप सुला सकते हैं आराम से। बच्चा सोता भी है, कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग केरला से पंजाब आ गए उस कार सीट को यूज़ करके। ओके, बैक सीट पे। हाँ, बैक सीट बच्चा आराम से सोता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई हॉर्न बज रहा हो, ट्रैफिक साउंड कुछ नहीं, सो जाएगा बच्चा। ओके, सो पहला आपने बताया अनमोल बेबी कैरियर, बेबी कैरियर। जो बाँधने वाला होता है। हाँ, हाँ जी, सेकंड इज़ ब्रेस्ट 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 पंप एंड थर्ड वन इज़ डायपर बैग। हाँ, डायपर बैग। अब ब्रेस्ट पंप के साथ मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, जो नॉर्मल बॉटल्स होती है ना हाँ, अ, निप्पल वाली बॉटल, कलोनी बॉटल। उनकी जगह उनकी जगह फ़िलिप्स की एवेंट यूज़ कीजिए, एवेंट। ओके, फ़िलिप्स कंपनी है, उसका एवेंट सीरीज़ की बॉटल्स आती हैं, उनमें 2 बहुत बढ़िया फ़ायदे हैं। आप नॉर्मल बॉटल लेंगे ना, आप उसको ऐसे उल्टा करके ऐसे प्रेस करेंगे ना, दूध एकदम धार के साथ गिरता है यस। और छोटे बच्चों को आप ऐसे दोगे ना, वो चोक कर जाएगा। हाँ, वो ज़्यादा दूध जाएगा तो चोक कर जाएगा, फिर उल्टी करेगा बच्चा। एवेंट में क्या वॉल्व्स हैं, वॉल्व्स में क्या होता है जब तक सक्शन नहीं होगा ना, वो दूध नहीं आएगा उसमें से। ओ दूसरा फ़ायदा ये है, जैसे बच्चा बड़ा होता रहेगा ना, उनके निप्पल्स जो आते हैं, टीट्स बोलते हैं उनको, निप्पल चेंज कर सकते हो आप। सेम बॉटल के अंदर निप्पल चेंज कर सकते हो। बॉटल वही रखना है, बस निप्पल साइज़ अलग-अलग चेंज होते रहेंगे और जब तक सक्शन करता रहेगा बच्चा, उस उतना ही अमाउंट आएगा। बॉटल को पकड़ के उल्टा प्रेस भी कर दो, तब भी नहीं आएगा। अरे! जब तक प्रेस वो खींचेगा नहीं बच्चा, तब तक वो दूध नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत कम लोगों को पता है। अगर ये यूज़ करते हैं ना, तो बच्चा सक्शन कर सकता है। ग्रेट। अ, तो ये तो हो गए न्यू पेरेंट्स के लिए, बट एक नॉर्मल अगर हाउस होल्ड आदमी है, बिकॉज़ आप हर दिन नए प्रोडक्ट्स आप लेके आते हो, तो और ऐसे कोई 2-3 प्रोडक्ट्स जो आप बताना चाहेंगे कि जो हर घर में होने चाहिए? सबसे पहले आप WD-40 रख लीजिए, डब्ल्यूडी एक स्प्रे है। हाँ, वो आपको पता ही होगा ज़ंग वगैरह निकालने, कहीं चूचा आवाज़ आ रही है, बहुत ही घैंटी प्रोडक्ट है। छोटी स्प्रे बॉटल भी आती है, बड़ी भी आती है, रख लीजिए। आपको हर जगह काम आएगी वो, कहीं पर भी हो हर जगह काम आती है। उसके बाद अगर विंटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आता है। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। हाँ। हाँ, अगर आप तो शायद मुंबई में हैं तो आपको पता नहीं होगा ये। यहाँ पे कर्ल वही होता तो नॉर्थ इंडिया में है तो क्या होता है कि बेड के नीचे से इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बिछा दीजिए, ऊपर से बेडशीट कवर कर दीजिए और प्लग इन कर दीजिए। तो वो पूरे बेड को गर्म कर देगा। उसके बाद आप पतला-सा कंबल लेके भी सो जाएँगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। है। ओके, दूसरा होता है वही हीटर, नॉर्मल जो हीटर्स होते हैं, उससे एक दिक्कत क्या होती है, स्किन जो है बहुत ड्राई हो जाती है। वो रूम के अंदर से ना पूरी जो
वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको जला के पूरा खत्म कर देता है, पूरी ड्राई एयर हो जाती है। उसकी जगह आप ऑयल हीटर यूज़ कीजिए। ऑयल हीटर आप रात को भी चला के छोड़ दो ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? और एक लीजिए शू ऑर्गेनाइज़र। श्योर, हाँ, ये बहुत दिक्कत होती है। क्लाइंट्स जो लोग क्लाइंट्स में रहते हो आपके। मैं अगर वीडियो देखोगे ना, उसमें मैंने शू ऑर्गेनाइज़र लिया है, उसमें पूरे कबर्ड के 35 पेयर्स ऑफ शूज़ रखे हैं मैंने। उसमें बूट्स भी रखे हुए हैं मैंने, और वो भी स्टैक करके रखे हुए हैं, जब मेरे को चाहिए जो निकाल सकता हूँ आराम से। ग्रेट। तो ये 3-4 चीज़ एकदम ले लीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। और हाँ, आपने इससे पहले मुझसे पूछा था कि जो न्यू पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या, एक और चीज़ प्रोडक्ट मैं भूल गया था, वो है पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, पोर्टेबल फीटल के लिए। ओके, अल्ट्रासाउंड मशीन फीटल के लिए, सॉरी फीटस फीटस के लिए, मतलब पेट के अंदर जब बच्चा होता है ना, तो उसके लिए पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन आती है। अब मान लीजिए हम लोग तो पंजाब से केरला ट्रैवल कर रहे थे, तो हमें तो बच्चे की हार्ट बीट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करके रखना था। तो उस मशीन से हम चेक करते थे बच्चे की हार्ट बीट सही चल रही है कि नहीं चल रही। और वो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट थी, मतलब कुछ हज़ार रुपए के आस-पास की आती है वो मशीन। लेकिन आपको बार-बार अल्ट्रासाउंड मशीन जो बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, घर पे बैठ के आप चेक कर सकते हो कि हार्ट बीट जो है, आ रही है कि नहीं आ रही। इसकी वीडियो आप ज़रूर चेक करना मेरे उसपे चैनल पे, बढ़िया प्रोडक्ट है। श्योर, श्योर। और हम इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि किसी को ज़रूरत है, तो डेफ़िनिटली परचेज़ कर सकता है। सो विक्रम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक 4 साल बाद थैंक यू वेरी मच। हम मिली है। और नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रही। आपने क्रिएटर्स के बारे में बताया, किस तरह से नए क्रिएटर्स अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से कंटेंट को मोनेटाइज़ कर सकते हैं, कब करना है। और स इम्पोर्टेंट चीज़ रही, आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया पेरेंटिंग का, और बहुत सारे मिथ्स जो है पेरेंटिंग्स को लेके, वो आपने बस्ट किए। एंड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो नए पेरेंट्स हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करना है। तो जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स थे, वो भी आपने बताया, जो कि हर न्यू पेरेंट्स को अपने पास रखने चाहिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, सॉरी मैं भूल गया फिर से। जो हमने पेरेंटिंग की बात की थी, नए पेरेंट्स जो हैं, आप सिंपली एक बात सोचिए, जो इंडिया के पेरेंट्स होते हैं और जो अमेरिकन पेरेंट्स हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? बच्चे वहाँ भी पलते हैं, वहाँ भी मदर्स अच्छे से रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। हम लोग इतने मिथ्स को फ़ॉलो करते हैं, कि हम लोग भूल जाते हैं कि पूरे वर्ल्ड में और भी मदर्स हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं, आराम से रहते हैं। वो इन मिथ्स को फ़ॉलो ना करके भी उतने ही हेल्दी हैं, बल्कि उस हमारे इंडिया से ज़्यादा हेल्दी वो लोग हैं, हाँ, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और जो विदाउट लॉजिकल वाले मिथ्स हैं, उनको फ़ॉलो नहीं करते। अगर आप कान ढकने वाली बात कर रहा था मैं, कान ढकने वाली बात अमेरिकन वुमेन्स फ़ॉलो नहीं करती, लेकिन ज़िंदा तो वो भी हैं, उतनी हेल्दी वो भी हैं, उनके बच्चे भी हेल्दी हैं। तो मतलब ये कान ढकने वाले का कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। यस, यस, यस। सो थैंक यू सो मच विक्रम, हमसे जुड़ने के लिए एंड अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच।